Hello everyone, welcome to a chemical YouTube channel. Today in this video we are going to cover question number 11 to 18 of JEE Advanced 2020 Chemistry section of paper 1. Okay, so let's start with question number 11. Okay, so question is with respect to hypochlorite, chlorate and perchlorate ion, choose the correct statement. आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा. तो ये हमारा MSQ टाइप क्वेश्चन है, तो एक से ज़्यादा ऑप्शन जो होंगे वो हमारे सही होंगे, वो हमें पता लगाना है. ठीक है. सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ द हाइपोक्लोराइट आयन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस. तो आप देखिए ये जो है हमारा क्या है, हाइपोक्लोराइट. ओके, तो इसका जब हम कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना होगा हमें. प्रोटॉन को जब निकालेंगे तो ClO माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हाइपोक्लोराइट आयन. ठीक है, ऐसे सबका कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे. अब देखिए ये जो HClO4 होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, तो एसिडिटी ऑर्डर विल बी लाइक दिस. ओके, तो जो उसका कॉन्जुगेट बेस का हमारा जो ऑर्डर होगा वो ये होगा. ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है. ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, वीकेस्ट एसिड होता है. ठीक, जो वीकेस्ट एसिड का जो हमारा कॉन्जुगेट बेस होगा वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द मॉलिकुलर शेप ऑफ ओनली क्लोरेट आयन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन. तो यहाँ पे हमें मॉलिकुलर शेप बनाने होंगे. ClO माइनस का जो शेप होता है वो ये होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लोरीन है उसके लोन पेयर कितने, 3 लोन पेयर हैं. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा. तो sp3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेप क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होना चाहिए. तो टेट्राहेड्रल तो है नहीं. ठीक है, तो ये जो लोन पेयर हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसके शेप को. ठीक है, अब ClO2 माइनस देख लीजिए, तो यहाँ पे भी लोन पेयर्स हैं. इसका शेप क्या होता है, इसका शेप होता है V शेप. ठीक है, अब ये देखिए क्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन में एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल शेप होनी चाहिए, बट टेट्राहेड्रल शेप नहीं होती है. इसकी क्या होती है, ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होती है. ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो लोन पेयर हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इसके शेप को. तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ओनली क्लोरेट आयन. तो यहाँ पे ओनली क्लोरेट आयन को तो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है. ठीक है, लोन पेयर जो हमारा है वो मॉलिकुलर शेप को ओनली क्लोरेट आयन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है. यहाँ पे भी उसका चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ये जो ऑप्शन होगा वो हमारा रॉन्ग होगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द हाइपोक्लोराइट एंड क्लोरेट आयन डिसप्रपोर्शनेट टू गिव राइज टू आइडेंटिकल सेट ऑफ आयन. यहाँ पे देख लीजिए हाइपोक्लोराइट आयन क्या होता है हमारा, ClO माइनस. ठीक है, यहाँ पे हमने देखा जैसे कि, अब देखिए ClO माइनस क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस में. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइपोक्लोराइट आयन की जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो है +1, यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे +5. ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हमें यहाँ पे शो हो रही है. इट मीन्स दैट हाइपोक्लोराइट आयन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे रहा है. ठीक है, अब ऑप्शन में हमें गिवन है कि हाइपोक्लोराइट आयन डिसप्रपोर्शनेट टू गिव राइज ऑफ आइडेंटिकल सेट ऑफ आयन. मतलब हाइपोक्लोराइट का जब डिसप्रपोर्शनेशन होता है तो जो आयन दे रहा है वो ही आयन क्लोरेट आयन भी दे रहा है. ठीक है, तो जो हमारा क्लोरेट आयन क्या है, ClO3 माइनस. अब इसका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा हमारा, Cl माइनस प्लस ClO4 माइनस. तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, यहाँ पे हो जाएगी -1 और यहाँ पे हमारी हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट +7. तो यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल मिल रहे हैं हमें, आइडेंटिकल सेट नहीं मिल रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा ना. ऑप्शन नंबर डी, द हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइजेज द सल्फाइड आयन.
हाइपोक्लोराइड क्या होता है, Cl2 माइनस, ठीक। सल्फाइड आयन को कर रहा है SO3 2 माइनस, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस एंड SO4 माइनस 2। अब देखिए जो Cl2 माइनस होता है वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, और ये हमारा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो है वो ऑक्सीडाइज करेगा सल्फाइड आयन इनटू सल्फेट आयन, ओके। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. The question number 12 is the cubic unit cell structure of a compound containing cation M and anion X. यहाँ पे M जो है वो cation है और X जो है हमारा anion है। यहाँ पे जो cation है वो फेस सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, आप देख सकते हो, और जो anion है वो हमारा H सेंटर में है, ठीक है। cation कितने हैं, 2। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में हमसे पूछा गया द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज़ MX। तो हमें ये बताना है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है। तो हम ये निकाल लेते हैं। सबसे पहले cation कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। फेस सेंटर में प्रेजेंट है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2। यहाँ से कितना आ गया, 1, ठीक है। अब देखिए anion में anion कितने हैं, 4। H सेंटर में प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4। यहाँ से हो जाएगा 1, तो ये क्या होगा, इसका एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा MX, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी इज़ cation M एंड anion X हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। तो ये हमें बताना है कि कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री डिफरेंट है कि सेम है, ठीक है, ये बताना है। तो आप देखिए, आप यहाँ पे जो anion है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4, ठीक है। और आप देख सकते हैं cation का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री होगी वो सेम होगी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज़ द रेशियो ऑफ MX बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ इज़ 0.866। तो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, इसकी रेशियो निकालना है हमें MX बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ। अब देखिए हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है D/A, ठीक है। तो ये हमारी जो डिस्टेंस होती है, ये हमारा cation है जो कि फेस सेंटर में प्रेजेंट है, और anion है जो कि एज सेंटर में प्रेजेंट है। तो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये फुल डिस्टेंस होती है हमारी A, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी A/2। तो हम क्या लिख लेंगे, D² इक्वल्स टू A/2 हो जाएगी। इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A/2, A/2 का स्क्वायर। अब देखिए ये जो है फेस सेंटर का जो फेस डायगोनल है वो कितना होता है, पूरा जो होता है वो होता है √2A, ठीक है। अब इसका हाफ कर देंगे तो √2/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, A/√2, ठीक है। इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, A²/4 प्लस A²/2, ये किसके इक्वल होगा, D² के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3A²/4, ठीक है। हमें क्या निकालना है, D/A रेशियो निकालना है, ठीक है, D/A रेशियो निकालना है। तो D²/A² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको A² को यहाँ पे नीचे ले आएंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4। अब क्या करेंगे, D/A निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रूट लेना होगा, ठीक है। तो √3/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, ठीक है। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732/2। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.866, ठीक है। तो ऑप्शन में हमें यही गिवन था, ठीक है, कि रेशियो ऑफ D/A कितना होता है, 0.866। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ ऑप्शन नंबर D इज़ द रेशियो ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ cation M टू anion X इज़ 0.414। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयनिक रेडिया ऑफ cation M टू anion जो होता है वो हमारा लिमिटिंग वॉइड रेशियो के लिए होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या क्या आएगा, A है हमारा करेक्ट ऑप्शन।
एंड सी, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज 5 ml of 0.1 molar oxalic acid solution taken in a conical flask is titrated against NaOH. यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइट्रेशन का हमारा क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन नंबर 13 से हमारा स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन. तो जो भी आंसर में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, ठीक है. तो ये है हमारा सेक्शन 3 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक. तो क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से है, टाइट्रेशन से. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अभी देखिए, ऑक्सैलिक एसिड और NaOH का टाइट्रेशन हो रहा है यूजिंग फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर, ठीक है. तो यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड का जो है हमें मोलैरिटी भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, ठीक. तो अब ऑक्सैलिक एसिड देखिए क्या क्या गिवन है, हमें वो पहले लिख लेते हैं. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना है, 5 ml, ओके. और मोलैरिटी कितनी गिवन है, 0.10 मोलर, ओके. इसका टाइट्रेशन हो रहा है अगेंस्ट NaOH सोल्यूशन, ठीक है. तो हमें ये बताना है कि कितना वॉल्यूम NaOH यहाँ से लगा हुआ है. तो ये हमें एक टेबल दी गई है एक्सपेरिमेंट की. तो अब देखिए आप, हम क्या करते हैं, यूजुअली क्या करते हैं, हम इसका जो है हम एवरेज वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है. एवरेज वैल्यू लेने से क्या होगा, उसका NaOH का वॉल्यूम एग्जैक्ट आ जाएगा कि अप्रॉक्सीमेट कितना NaOH हमारा लगा हुआ है, ठीक है, टाइट्रेशन में. अब देखिए, यूजुअली हम लोग ये करते हैं, बट एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं, जो कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू आती है हमारी, जैसे यहाँ पे 9 आ रही है, ठीक है, तो वही वैल्यू हम ले लेते हैं. तो हम कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू लेकर चलते हैं, ठीक है. तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना हमारा यहाँ पे खर्च हो रहा है, वो कितना हो रहा है, 9 ml, ओके. तो NaOH का वॉल्यूम हमें गिवन है 9 ml. हमें मोलैरिटी बतानी है कि NaOH की मोलैरिटी कितनी है. अब देखिए, ऑक्सैलिक एसिड हमारा क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड हमारा डाइप्रोटिक एसिड है. डाइप्रोटिक एसिड का मतलब है कि यहाँ इसका N फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है. NaOH का तो हमें पता है कि N फैक्टर कितना होता है, 1, ठीक. अब हम क्या लगाएंगे, सीधे सीधे M1V1 इक्वल्स टू M2V2 लगा देंगे. अब देखिए, यहाँ पे N फैक्टर की भी इम्पॉर्टेंस है, तो यहाँ पे N फैक्टर भी लगेगा, ठीक है. तो यहाँ पे ऑक्सैलिक का हम ले लेते हैं और यहाँ पे NaOH का. ऑक्सैलिक का कितना N फैक्टर है, 2 इंटू मोलैरिटी कितनी गिवन है, 0.1 इंटू 5 ml इक्वल्स टू N फैक्टर ऑफ NaOH इज़ 1. मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम इज़ 9 ml. अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स 0.1 मोलर ऑफ NaOH आएगा, ओके. सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज़ कंसीडर द रिएक्शन. हमें ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन दी गई A to B एट टेम्परेचर 1000 केल्विन, ओके. अब क्वेश्चन में क्या है कि एट टाइम टी डैश टाइम पे टेम्परेचर जो होता है सिस्टम का वो इंक्रीज़ कर दिया जाता है 1000 टू 2000 केल्विन. सो एट टाइम टी डैश द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वॉज इंक्रीज टू 2000 Kelvin, okay, and the system was allowed to reach equilibrium. Throughout this experiment, the partial pressure of A was maintained to be 1 bar pressure. चाहे 1000 Kelvin टेम्परेचर हो यहाँ पे या फिर 2000 Kelvin टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन जो A का पार्शियल प्रेशर है वो हमेशा 1 बार ही रहेगा. ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि ये एक प्लॉट दिया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट टाइम टी डैश, ओके. तो यहाँ से हमें क्या शो होता है कि जो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ B है वो हमारा 1000 केल्विन पे 10 है. तो अब क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज़ 10 बार एट 1000 केल्विन. ये हमें ग्राफ से पता चल गया. ना अब देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया गया है 2000 केल्विन तक, तो सबसे पहले जो
बी का पार्शियल प्रेशर है वो 115 हो गया है, उसके बाद वो इक्विलिब्रियम रीच करते करते 100 पहुंच गया है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल होगा बी का पार्शियल प्रेशर वो होगा 100, 115 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे गलती नहीं करनी है हमको। अब देखिए ये हो गया 100 बार। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 केल्विन का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2000 केल्विन का कितना हो जाएगा 100, ठीक। अब क्या है, हमें रिलेशन पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बस इसी फॉर्मूले का यूज़ होना है। सब कुछ गिवन है, टी गिवन है आपको, आर हमें पता है, के आपको पता चल गया ग्राफ से, ठीक है। अब क्या करना है, 1000 केल्विन का सबसे पहले लिख लीजिए माइनस आर इंटू 1000 एल एन 10। अब यहाँ देखिए 100 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ओके। अब इसके लिए भी यही लिखेंगे माइनस आर इंटू 2000 इंटू एल एन 10 रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि माइनस आर इंटू 4000, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2000 4000 हो जाएगा, एल एन 10। अब हमें क्या क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, इसका हमें रेशियो बताना है, टेम्परेचर 100, 1000 एंड 2000, इसका रेशियो हमें बताना है, ठीक है। अब हमें ये सब पुट कर देना है बस, एल एन 10 अपॉन माइनस आर इंटू 4000 हो जाएगा, एल एन 10, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एल एन 10 से एल एन 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आएगा 1/4 मीन्स 0.25 is your answer. Now come to question number 15. Question number 15 is consider a 70% efficient hydrogen oxygen fuel cell working under standard condition at 1 bar and 298 Kelvin. Its cell reaction is, तो यहाँ पे 70% efficient fuel cell given है, 70% का मतलब है उसकी एफिशिएंसी कितनी है 0.7, ठीक है। अब उसकी जो फ्यूल सेल के रिएक्शन गिवन है हमें ये हो जाएगी, ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, द वर्क डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑन द कंजम्पशन ऑफ 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इस सेल से 10 रेज़ टू द पावर -3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से जो वर्क निकलेगा उसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द कंप्रेशन ऑफ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। वो कितनी मोल की है, 1 मोल की मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, और हमें गिवन है कि जो कंटेनर है हमारा जिसमें रिएक्शन हो रही है वो है हमारी थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर। यहाँ पे थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर इज़ गिवन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज थर्मली इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब है यहाँ पे जो कंडीशन इज़ गिवन इज़ एडियाबैटिक कंडीशन, ठीक है। हमें पता चल गया कि एडियाबैटिक आइडियल गैस का कंप्रेशन हो रहा है तो एडियाबैटिक आइडियल गैस कंप्रेशन, ठीक है। मतलब कि टेम्परेचर जो हमारा ओवरऑल हो रहा है वो इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन का मोल हमें गिवन है 10 रेज़ टू द पावर -3 मोल्स है, मोनो एटॉमिक गैस का मोल्स कितना है 1 मोल, ठीक है। हमें बताना है कि व्हाट इज़ द चेंज इन द टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ द आइडियल गैस, कितना टेम्परेचर में चेंज होगा वो हमें बताना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में 2 हाफ सेल्स गिवन है, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी 0 है, यहाँ पे +1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 0 to +1 मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ इंक्रीजिंग, ऑक्सीडेशन नंबर इज़ इंक्रीजिंग हेयर। यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0, यहाँ पे कितना है -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज़ डिक्रीजिंग हेयर, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन। अब देखिए जो फर्स्ट हाफ सेल हमें गिवन है वो क्या है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का 0 है, यहाँ पे -2 मतलब कि ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, और रिडक्शन कहाँ होता है हमें पता है, कैथोड में होता है, ठीक है। अब जो सेकंड हाफ सेल गिवन है यहाँ पे इसको जस्ट रिवर्स कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन से हमें मतलब है, हाइड्रोजन का मतलब है हमें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 में है, यहाँ पे 0,
मतलब ऑक्सीडेशन तो यहाँ पे हो नहीं रहा, मतलब इसको ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रिवर्स करेंगे हम, रिवर्स कर लिया, ठीक है। 2H2 रिवर्स करके क्या होगा, H2 इज गिविंग यू H प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बनाना पड़ेगा, मतलब ओवरऑल हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसका नेट रिएक्शन लिख लीजिए, ठीक है। नेट रिएक्शन हमारी आ गई ये। अब इस रिएक्शन के लिए जो ये नेट रिएक्शन हमें निकाली है, उसके लिए जो नेट इलेक्ट्रॉन चेंज आया है वो हमारा क्या आया है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं ना, यहाँ पे भी मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, ठीक है। अब जो ये रिएक्शन है उसकी जस्ट हाफ ये रिएक्शन है। आप देखिए ऑक्सीजन इज़ 1 मोल, यहाँ पे हाफ मोल, मतलब हाफ हो रहा है, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रॉन चेंज होगा वो भी हाफ हो जाएगा, मतलब कि 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से E0 निकाल लेना है। कैथोड का कितना E0 है, 1.23 वोल्ट। कैथोड का लिख लेंगे 1.23 माइनस एनोड का 0 है, ठीक। तो ओवरऑल E0 कितना हो जाएगा, सेल रिएक्शन का हो जाएगा 1.23 वोल्ट। यहाँ से हमें E0 का पता चल गया, ठीक है। अब आप देखिए जो सेल का जो वर्क डिराइव हो रहा था उसी का हम यूज़ कर रहे थे टू कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W = -ΔG, ठीक है। अब यहाँ पे एफिशिएंसी भी गिवन है तो हम एफिशिएंसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसको नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। 0.7 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ΔG का हमें फॉर्मूला पता है, -NFE E0 सेल होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, माइनस माइनस पॉजिटिव, ठीक है। एन जो हमारा आया था, जो रिएक्शन सेल गिवन थी, सेल रिएक्शन जो हमें गिवन थी उसका नेट इलेक्ट्रॉन चेंज कितना आया था, 2 आया था, ठीक है। 2 फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू लिख लेंगे, E0 कितना आया था 1.23 इंटू 0.7, ये हमारा वर्क डन आ गया, ठीक है। अब ये जो वर्क डन आया है वो हमारा किसके लिए आया, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 10⁻³ मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका वर्क डन निकालना है। तो अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ का, तो उसका आ जाएगा वर्क डन। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा वर्क डन ऑफ 10⁻³ मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे एडियाबैटिक कंडीशन गिवन थी, मतलब कि Q हमारा क्या है, 0 है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, ΔU = W हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो मोनो एटॉमिक गैस होती है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ΔU = N × 3/2 R × ΔT। ये ΔU और ΔT में रिलेशन होता है मोनो एटॉमिक गैस में, ठीक है। अब हमें पता है ΔU = W है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी ΔU की, ठीक है। अब बस वैल्यू पुटअप करनी है, बाकी कुछ इसमें बचा नहीं है क्वेश्चन में। ΔT = क्या हो जाएगा, ΔU की वैल्यू रख दीजिए 2 × 96500 × 10 1.23 × 0.7 × 10⁻³ अब यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन जो N की वैल्यू है वो कितनी है, 1 मोल के लिए निकालनी है हमें मोनो एटॉमिक गैस के लिए, तो 1 मोल आ जाएगा, ठीक है। N की वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 × R की वैल्यू कितनी होती है 8.314। यहाँ से हमारा जो ΔT आएगा वो हमारा आएगा 13.32। दिस विल बी योर आंसर, ओके। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 इज एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फेट। तो रिएक्शन लिख लीजिए, एल्यूमिनियम की रिएक्शन है विद H2SO4 giving you aluminium sulfate, okay, and 3H2। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम यूज़ होंगे, क्या हो जाएगा 3, ओके। बैलेंस इक्वेशन लिख लीजिए सबसे पहले। तो हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इन लीटर प्रोड्यूस्ड एट टेम्परेचर इज गिवन। टेम्परेचर क्या गिवन है 300 केल्विन
एंड प्रेशर इज गिवन 1.0 एटम प्रेशर। ओके, तो हमें निकालना है कि हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम निकालना है इन लीटर। ठीक है, एल्यूमिनियम का मास दिया है, एल्यूमिनियम का मास कितना है, मास है हमें गिवन है 5.4 ग्राम। ओके, यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं एल्यूमिनियम के। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है 27। ओके, यहाँ से आ जाएंगे मोल्स 0.2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ पे 2 मोल्स यूज़ हो रहे हैं, तो यहाँ पे 0.2 का डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारा 0.1 मोल। ओके, अब H2SO4 की बात कर लेते हैं। H2SO4 के लिए क्या गिवन है क्वेश्चन में, 50 ml of 5 molar sulfuric acid are combining for the reaction. Okay, H2SO4 volume is given 50 ml, molarity is given 5 molar। अब यहाँ से मिली मोलर निकाल लेते हैं, 50 इंटू 5 हो जाएगा 250 मिली मोलर। अब मिली मोलर को हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिली मोलर को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया हमारा 0.25 मोल। ठीक है, 0.25। अब यहाँ पे 3 मोल्स यूज़ हो रहे हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.083 मोल। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.083 है, मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, H2SO4। ठीक है, हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, हमें हाइड्रोजन का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, अब क्या करिए, PV = nRT लगा दीजिए, आइडियल गैसिफिकेशन। यहाँ से हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, मतलब nRT/P हो जाएगा। प्रेशर इज गिवन, R की वैल्यू आपको पता है, R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। टेम्परेचर इज गिवन, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन। अब क्या करना है, देखिए H2SO4 के कितने 0.25 मोल्स थे, मतलब कि हाइड्रोजन के कितने मोल्स हो जाएंगे 0.25। ठीक है, 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, प्रेशर कितना है 1 एटम। अब यहाँ से हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आएगा 0.0205। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मोल्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.15 लीटर। This is your answer. Now come to question number 17. Question number 17 is uranium-238-92 is known to undergo radioactive decay to form lead-206-82 by emitting alpha and beta particles. A rock initially contains 68 into 10⁻⁻⁶ gram of uranium. If the number of alpha particle that it would emit during its radioactive decay of uranium to lead in 3 half-life is Z into 10⁻18, then what is the value of Z? तो यहाँ पे यूरेनियम का रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, उससे क्या मिल रहा है हमें, लेड मिल रहा है, और वो अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। तो यहाँ से देखिए यूरेनियम का एटॉमिक मास कितना होता है 238, लेड का कितना होता है 206। तो जब इसका एटॉमिक मास हम कंपेयर करेंगे तो उससे हम नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल हमारे क्या होते हैं, हीलियम होता है हमारा अल्फ़ा पार्टिकल 4 हीलियम 2। ठीक है, और बीटा पार्टिकल का एटॉमिक मास 0 होता है और एटॉमिक नंबर -1 होता है। ठीक है, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें अल्फ़ा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल मिल जाएंगे। अल्फ़ा पार्टिकल हमारे कितने आएंगे 8 एंड बीटा पार्टिकल विल बी 6। ओके, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि द रॉक इनिशियली कंटेन यूरेनियम ऑफ 68 into 10⁻⁻⁶ ग्राम। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये तो हमें मास गिवन है, अब हम इसका नंबर ऑफ़ मोल निकाल लेते हैं।
इनिशियली नंबर ऑफ मोल कितने थे 68 इंटू 10⁻⁻⁻6 अपॉन क्या कर देंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास इज़ 238। यहाँ से हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, वो कितने आएंगे 0.28 इंटू 10⁻⁻6 मोल। ठीक है। अब जो अल्फ़ा पार्टिकल हमारे एमिट हो रहे हैं वो नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल पूछे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम निकालेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ़ एटम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ़ मोल से अवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अवोगैड्रो हमारा कितना होता है 6 इंटू 022 इंटू 10⁻23। यहाँ पे अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू नहीं गिवन है, इसलिए फुल वैल्यू हम लोग लेंगे। ठीक है। जब इसको निकालेंगे तो कितना आएगा 1.68 इंटू 10⁻17 एटम बोल दो या फिर पार्टिकल बोल दो, इट्स सेम। ओके। यहाँ से हमारा इनिशियल अमाउंट मिल गया है। नंबर ऑफ़ एटम इनिशियली कितने प्रेजेंट थे 1.68 इंटू 10⁻17। यूरेनियम के नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैं ये। ठीक है। अब उसका डिके हो रहा है, हमें पता है फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ फाइनल अमाउंट इक्वल्स टू इनिशियल अमाउंट 1/2 रेज़ टू द पावर स्मॉल n। यहाँ पे स्मॉल n क्या होता है नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ। यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ कितनी हो रही है 3 हाफ लाइफ, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। हमें n फाइनल निकालना है। n इनिशियल पता है 1.68 इंटू 10⁻17 है, इसको पुट कर देंगे। n की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 हाफ लाइफ है क्योंकि, तो ये कितना हो जाएगा 2⁻³ मतलब 8। ठीक है। तो ये हमारा आ गया n फाइनल। अब डिके निकालने के लिए हमें क्या करना है, डिकेड निकालने के लिए हम n इनिशियल माइनस n फाइनल कर देंगे तो हमें डिके मिल जाएगा कितने डिके हो चुके हैं। ठीक है। क्योंकि डिके निकालने के बाद ही हम ये बता सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल कितना अमाउंट निकला हुआ है। ठीक है। n इनिशियल की वैल्यू कितनी है 1.68 इंटू 10⁻17 माइनस 1/8 इंटू 1.68 इंटू 10⁻17। यहाँ से हमारा आ जाएगा 7/8 इंटू 1.68 इंटू 10⁻17। ठीक है। ये डिकेड अमाउंट आ गया। डिकेड अमाउंट हमारा 7/8 आया है। अब हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल कितने निकल के आए हैं 8, तो हम इससे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो होगा अमाउंट हमारा वो होगा किसके इक्वल होगा z इंटू 10⁻18 के। ठीक है। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा यहाँ से हमें z की वैल्यू पता चलेगी 1.176, तो दैट विल बी योर आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन हो रही है, ये हमारा क्या है एस्टर ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। इसकी ऑर्थो पोजीशन में फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं और इसकी पैरा पोजीशन में भी फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका रिएक्शन हो रहा है विथ कॉन्क H2SO4। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है Q जो कि कलर्ड है, ये हमारा P है, P कंपाउंड, इससे हमें फॉर्म हो रहा है Q कंपाउंड। ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड Q इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपाउंड P वाया एन आयोनिक इंटरमीडिएट। आयोनिक इंटरमीडिएट के थ्रू Q का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ Q। Q जो हमें मिलेगा उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज़ ड्यू टू रिंग। किसी भी रिंग की वजह से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो सकती है या फिर डबल बॉन्ड की वजह से। तो हमें यहाँ पे यही काउंट करने हैं। सबसे पहले हम Q का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये एस्टर है, कॉन्क H2SO4 क्या देगा
H प्लस देगा, ठीक है। ये H प्लस, ये लोन पेयर ये H प्लस को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से फॉर्मेशन होगा इसका, ये जो है हमारा ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो ये लीव कर जाएगा और इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में जो आयनिक इंटरमीडिएट की बात हो रही है वो यही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये फिनाइल रिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फिनाइल रिंग है, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है ये अपने पाई बॉन्ड जो होंगे वो डोनेट कर देंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने रिंग हैं, सबसे पहले रिंग देख लीजिए, एक रिंग, 2, 3, 4 एंड 5 तो हो गई रिंग। अब डबल बॉन्ड काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। डबल बॉन्ड हमारे कितने हैं, 13। तो टोटल हमारी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आएगी, 18। सो 18 विल बी योर आंसर। This is all about paper burn solution of JEE Advanced 2020. Thank you so much for watching.